हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल स्टडी ए ड्रीम पैलेस पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कल महात्मा गांधी के बारे में, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल हमने बात कर ली थी गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग के बारे में। उसके बाद में बात की थी हमने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। दोस्तों, बात है 17 मार्च 1919 की। 17 मार्च 1919 को एक व्यक्ति है सर सिडनी रोलेट। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है और वो कमेटी एक प्रस्ताव पारित करती है जिसका नाम है रोलेट एक्ट। इस एक्ट में होता यह है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। दोस्तों, क्या बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील मतलब बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके बंदी बनाया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके बंदी बना लिया जाता है तो वो व्यक्ति ना तो अपील कर सकता है, ना ही दलील कर सकता है और ना ही अपने लिए वकील कर सकता है। दोस्तों, मतलब कल हम बात कर रहे थे आंदोलनों के बारे में। तो क्रांतिकारियों का आंदोलन तेज गति से, रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों, तो अंग्रेज इन आंदोलनों को दबाने के लिए यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंदर डाल देते हैं और वो व्यक्ति अपने लिए ना तो वकील कर सकता है, ना अपील कर सकता है और ना ही दलील कर सकता है। दोस्तों, 17 मार्च 1919 को यह प्रस्ताव पारित होता है। इससे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होता है तब गांधी जी को लगता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं से गलत हैं। गांधी जी को एहसास हुआ कि अंग्रेज कहीं ना कहीं से गलत है, ये तो एक प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है। दोस्तों, तब इसके विरोध में गांधी जी ने भी देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी। दोस्तों, घोषणा की डेट फिक्स की गई 30 मार्च 1919 को ये देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की डेट फिक्स की गई, लेकिन किसी कारणवश 30 मार्च को शुरू नहीं हो पाया। ये शुरू हुआ 6 अप्रैल को पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। पूरे देश में चारों तरफ, सारे राज्य में आंदोलन फैल रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले पंजाब की। पंजाब में 9 अप्रैल के दिन 2 व्यक्ति हैं। एक तो है डॉक्टर सत्यपाल और एक है डॉक्टर किचलू। इन 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में पंजाब में भी आंदोलन हो रहा है। दोस्तों, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, इन दोनों व्यक्तियों को उठा के जेल में डाल देते हैं। जैसे ही 9 अप्रैल को इनको जेल में डालते हैं, दूसरे ही दिन 10 अप्रैल को आंदोलन और भी उग्र हो जाता है और लोग सड़कों पे उतर आते हैं। 10 अप्रैल को जैसे ही लोग सड़कों पे उतरते हैं तब कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ लोगों पे गोलियां चला दी। कुछ लोगों या कुछ क्रांतिकारी भी हो सकते हैं, उनमें कुछ लोगों पे गोलियां चला दी। दोस्तों, जैसे ही गोलियां चलाते हैं तब लोगों को लगता है कि कानून भी ऐसा बन चुका है कि हम ना तो अपील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं, और हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन को कुचला जा रहा है। तब इस पे विचार विमर्श करने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं
13 अप्रैल की दोस्तों। 13 अप्रैल की डेट है और जगह है पंजाब के अमृतसर जिले की एक बाग है। डेट है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल है 1919 की बात हो रही है दोस्तों। पंजाब में एक स्थान है अमृतसर जिला, अमृतसर, जहां पे एक बाग है जिसमें जालियां अधिक होने के कारण उसे कहते हैं जालियों वाला बाग। हाँ दोस्तों, जालियों वाला बाग। यहां पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहते हैं और अपने मुद्दे पे विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तब एक यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, जनरल डायर। जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति आता है जो अंग्रेज अधिकारी है। उनके साथ काफी पुलिस वाले भी होते हैं। तब इन्होंने बैठे लोगों पर बिना सूचना दिए, बिना चेतावनी किए गोलियां चलवा देते हैं जनरल डायर। जैसे ही गोलियां चलवाते हैं तो वहां बुरी तरह से भगदड़ मच जाती है। वहां पे काफी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुआं है उसमें भी कूद जाते हैं। और ये एक भयंकर घटना थी दोस्तों। गांधी जी ने कहा कि ये अंग्रेजों के द्वारा की गई बहुत बड़ी गलती है, हिमालय से भी बड़ी गलती बताया दोस्तों गांधी जी ने। अब जैसे ही जनरल डायर ने ये किया, इतना बड़ा कांड किया, तब एक कमेटी गठित की जाती है, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी या हंटर आयोग। वहां पे 8 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाती है, जिनमें से 5 होते हैं अंग्रेज और 3 होते हैं भारतीय। सीधी सी बात है, जिधर लोग कम होंगे बात उनकी कमजोर पड़ेगी। लेकिन जब ये कमेटी जो फैसला लेती है उससे पहले ही जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया जाता है अपने पद से और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। लेकिन हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल डायर को इंग्लैंड में ब्रिटेन का शेर की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी जाती है, ब्रिटेन का शेर। और इनाम में इनको 2600 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। 2600 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों का रवैया भारतीयों के प्रति कैसा था दोस्तों। इसका परिणाम क्या होता है, पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है। गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा देते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा देते हैं अंग्रेजों को। रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दे रखी थी, वो भी अपनी उपाधि लौटा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी आईसीएस के पद पे थे, उन्होंने भी अपना पद त्याग दिए। और ऐसे ही काफी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद और उपाधियां त्याग दी इसके विरोध में दोस्तों आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। अंग्रेजों के द्वारा एक संधि की जाती है, सेब्रे की संधि। सेब्रे की संधि, इसमें इस संधि के द्वारा अंग्रेज तुर्की का विभाजन करना चाहते थे। तुर्की का विभाजन। सेब्रे की संधि होती है, इसके तहत अंग्रेज तुर्की का विभाजन करना चाह रहे थे। तुर्की के विभाजन से यहां एक सुल्तान का पद होता है जिसको स्थानीय भाषा में खलीफा कहा जाता था। सुल्तान का पद, सुल्तान का पद, इसको समाप्त करना चाहते थे दोस्तों अंग्रेज। सुल्तान के पद को समाप्त करना चाहते थे। स्थानीय भाषा में इसको खलीफा कहा जाता था दोस्तों, खलीफा। खलीफा, खलीफा इस्लाम में माना जाता है कि
खलीफा अल्लाह के द्वारा भेजा गया फरिश्ता होता है, मतलब अल्लाह का बंदा होता है खलीफा। और इस खलीफा से पड़ा है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों यहाँ पे खिलाफत का मतलब खिलाफ से नहीं है, खिलाफ से नहीं है, यहाँ पे खलीफा से खिलाफत बना है दोस्तों। यहाँ पे सितंबर 1919 में एक कमेटी गठित होती है, एक कमेटी गठित होती है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके ही नेतृत्व में यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चल रहा है। और 24 नवंबर 1919 को गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ पूछने लायक एक तो ये डेट महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। गांधी जी द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और जगह जगह रैलियां निकाली जाती हैं। इन्हीं रैलियों की कड़ी में एक दिन 5 फरवरी 1922 के दिन क्रांतिकारियों द्वारा रैली निकाली जा रही है। बात है यूपी के गोरखपुर की। जगह का नाम है चौरा चोरी, जगह का नाम है चौरा चोरी, ये जगह का नाम है दोस्तों। इस जगह पर यहाँ पे एक थाना है जिसके सामने से होकर क्रांतिकारी गुजर रहे हैं। जैसे ही थाने के सामने से क्रांतिकारी होकर गुजरते हैं, थाने के पुलिस वालों द्वारा क्रांतिकारियों को रोकने की कोशिश की जाती है। जैसे ही वो कोशिश करते हैं तो क्रांतिकारियों द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है। और जैसे ही आग लगती है तो वहां से पुलिस वाले निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी वापस उनको थाने में धकेल देते हैं। और वहां पर कुछ पुलिस वालों की मौत होती है, जिनमें से 21 पुलिस वाले हैं और एक थानेदार हैं। टोटल 22 लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों, यानी जिंदा जल जाते हैं दोस्तों। गांधी जी इस समय बैठे हैं बारदोली में। जैसे ही गांधी जी के पास ये न्यूज पहुंचती है कि आंदोलन में हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, गांधी जी सख्त निर्देश देते हैं कि आंदोलन को बंद कर दिया जाए। गांधी जी के पास जैसे न्यूज पहुंचती है 12 फरवरी के दिन गांधी जी के पास न्यूज पहुंचते ही गांधी जी सख्त निर्देश देते हैं कि आंदोलन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन को बारदोली से वापस लिया गया। किस दिन? 12 फरवरी के दिन दोस्तों। इसको वापस ले लेते हैं, लेकिन जो ये कांड हुआ था उसके सिलसिले में गांधी जी कोर्ट में पेश होते हैं, फैसला सुनाया जाता है और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा होती है। 6 वर्ष की सजा होती है गांधी जी को। लेकिन जो सजा देने वाले कोर्ट के न्यायाधीश थे वो जानते थे कि गांधी जी महान आदमी हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन क्रांतिकारियों ने जो कार्य किया उसके अनुसार और कानून के अनुसार सजा जायज है। सजा देने के बाद में कोर्ट के जज के मुंह से यही निकलता है कि गांधी जी, मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आपकी सजा कम होगी। गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिल जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो जाते हैं।
किस कारण? स्वास्थ्य के कारणों के चलते ये रिहा हो जाते हैं दोस्तों। 1924 में ही गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ये केवल एक बार बनाए जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में ही बनते हैं। आगे 1934 में वापस ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बीच में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनय के साथ आज्ञा की अवहेलना, विनय के साथ आज्ञा की अवहेलना करना, इसका मतलब है विनय के साथ आज्ञा की अवहेलना करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या होता है, गांधी जी अपने आश्रम से, इनका आश्रम कहाँ है? साबरमती के तट पर है साबरमती आश्रम, साबरमती, जिसके बारे में दोस्तों हमने कल चर्चा कर ली थी। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। साबरमती से ये शुरू करते हैं दांडी मार्च और चलते हैं दांडी तक। ये दूरी है 322 किलोमीटर की दोस्तों, ये दूरी है 322 किलोमीटर की। ये 24 दिन की अथक यात्रा के बाद गांधी जी पहुंचते हैं 5 अप्रैल के दिन। 5 अप्रैल के दिन कहाँ पहुंचते हैं? दांडी में। और वहां पे 6 अप्रैल को नमक को अपने हाथ में उठाकर नमक कानून तोड़ते हैं। 6 अप्रैल को। ये था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें तो 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले इरविन जी गांधी जी के पास आते हैं और इन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसको हम जानते हैं गांधी इरविन समझौते के नाम से। कब आए थे? 1931 में आए थे। यहीं पे गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी इरविन जी के सामने। उनमें से 2 मांगों को छोड़कर बाकी मांगे स्वीकार कर ली गई थी। उसके बाद में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। इसके अलावा एक डेट है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट समझौता। दोस्तों आगे हम बात करें 1940 की। 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आंदोलन या क्रांति करने से पहले कोर्ट में जज के समक्ष उपस्थित होकर सूचना देनी होती है और उसके बाद में गिरफ्तारी भी स्वयं को ही देनी होती है। मतलब ये पर्सनली है, किसी भी व्यक्ति को सत्याग्रह करने से पहले सूचना देनी पड़ती है। तो इसमें एक नाम आता है विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी। दूसरे व्यक्ति थे जे.एल. नेहरू जी। और एक व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त शर्मा। इसी सिलसिले में आगे लगभग 10,000 व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी आंदोलन के सिलसिले में एक जगह है
ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान। यहां गांधी जी का भाषण चल रहा है। इसी भाषण में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया। लेकिन इस नारे को गलत वे से लिया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है मरो या मारो में, मरो या मारो में, मरो या मारो में। इसके लिए भी गांधी जी पर कार्यवाही होती है दोस्तों। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर जापान जीत चुका था, वो आक्रमण करते हुए चीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो गांधी जी एक दूरदृष्टि से सोचने वाले व्यक्ति थे। उनको लगता था कि जापान भारत पे भी आक्रमण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भारत अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और अंग्रेज जापान के विरोधी थे। इसलिए गांधी जी को लग रहा था कि जापान भारत पे आक्रमण करेगा। इसलिए इन्होंने, गांधी जी ने जापान वालों को एहसास दिलाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ताकि उनको लगे कि भारतवासी तो स्वयं ही अंग्रेजों के खिलाफ हैं। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। यहीं पे नारा दिया गया, करो या मरो का। ये थी गांधी जी की बारे में महत्वपूर्ण बातें, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। वैसे तो वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से। अगर कभी समय मिला तो हम भी इनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी एग्जाम की दृष्टि से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इनमें से काफी क्वेश्चन एनटीपीसी पूछ रहा है। इसी जो पढ़ाया गया है उसी के इर्द गिर्द एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद है ग्रुप डी में भी इसी टॉपिक में से अनेक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।